सिद्धि स्थान अध्याय 3। नाम है बस्ती सूत्रीय सिद्धि। अब यहाँ पर सबसे पहले पुनर्वसु को यहाँ धनेश आयन कहा गया है। ठीक है। अब बस्ती देने से पहले हमें 9 चीज़ की समीक्षा कर लेनी चाहिए, अर्थात परीक्षा कर लेनी चाहिए। 9 चीज़ क्या क्या बताइए? दोष, औसत, देश, काल, सात्म, अग्नि, सत्व आदि वयोबलानी, इनकी परीक्षा करके ही हमें बस्ती की प्लानिंग करनी चाहिए। अर्थात हम रोगी में दोष का बलाबल, औसत का बल क्या है, देश किस देश से रोगी आया है, काल अभी काल क्या चल रहा है, साथ में रोगी को क्या साथ में है, रोगी की अग्नि कैसी है, और सत्वादि यानी उसका मानसिक बल कैसा है, और वय वय मतलब उसकी उम्र क्या है, और बलानी मतलब उसका जो शारीरिक बल है वो कैसा है। अब यहाँ अगला देखिए कि बस्ती नेत्र काय का हो, मतलब कि बस्ती नेत्र का निर्माण हम काय से करें। तो इसमें हमें बताया गया है कि स्वर्ण, रौप्य, त्रपु, ताम्रादि धातु, मतलब कि स्वर्ण का बना सकते हैं, रौप्य मतलब चांदी का, ताम्र का, इनसे बना सकते, या फिर अस्थि शस्त्र बास का, मतलब अस्थि से भी बना सकते हो, शस्त्र मतलब लोह से बना सकते, लोह धातु से, और बास से भी बना सकते। और बस्ती नेत्र का एक बताया गया है कि उसमें त्रिकर्णिका युक्त होना चाहिए। कर्णिका, आप कर्णिका किसको कहेंगे? कर्णिका। अब ये जो बस्ती नेत्र है, बस्ती नेत्र पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो 3 होती है। तो इसमें एक आगे एक रिंग होती है, मतलब कि जो मुख भाग होता है बस्ती का अग्रभाग, वहाँ पर एक रिंग होती है, और 2 रिंगे यहाँ पर होती है जहाँ पर बस्ती पुटक को बांधा जाता है। अब देखते हैं नेत्र प्रमाण, आकृति एवं गुण। अब इसके नेत्र के प्रमाण को उम्र के हिसाब से, और जो नेत्र का छिद्र है उसे उम्र के हिसाब से अलग अलग हम बदलेंगे। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर एज मतलब 6 साल तक की एज में अपन 6 अंगुल लंबाई का नेत्र रहेगी बस्ती नेत्र, और उसका जो अपना अग्रभाग होगा, उसका जो छिद्र होगा वो मुदक प्रमाण, मतलब कि उसका छिद्र मूंग की दाल दाल के बराबर का छिद्र होना चाहिए। अब इसमें बताते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मतलब 6 से 12 साल तक अपन वन थर्ड अपन बढ़ाएंगे। मतलब यूँ समझ लो कि 6 साल के अंदर ओनली 2 अंगुल बस्ती नेत्र का प्रमाण बढ़ेंगे। तो ये बता रहे 12 साल में 8 अंगुल, मतलब 6 के बाद 7 साल, 7वें साल में मतलब कि 6 अंगुल और प्लस 1.3 अंगुल, मतलब कि 3.3 अंगुल और उसमें बढ़ा देंगे अपन, मतलब 6.3 अंगुल हो जाएगा। फिर 8वें साल में 6.6 अंगुल, और 9वें साल में 6.9 मतलब 7 अंगुल करीबन पहुंच गया, 7 पे पहुंच गया है ना। और 10वें साल में 7.3, और फिर उसके बाद 10वें मतलब 10वें के बाद 11वां आ गया, 11वें साल में कितना हो जाएगा? 7.6 करीबन हो जाएगा लगभग। उसके बाद 12वें साल में 8 अंगुल, मतलब अपन को 6 से 12 साल के बीच में 1/3 अंगुल, मतलब 1/3, तीसरा भाग बढ़ाना है। वो जो छिद्र है वो मूंग के प्रमाण का ही रहेगा। उसके बाद 12 वर्ष की उम्र में अपन 8 अंगुल बस्ती नेत्र की लंबाई रखेंगे, और इसमें छिद्र को हम बढ़ा देंगे। छिद्र इसमें कला है, मतलब मटर के जो दाना रहता है उसके प्रमाण का छिद्र रहेगा। और 12 से 20 वर्ष की उम्र तक, 12 से 20 वर्ष की उम्र तक हमें नेत्र का प्रमाण आधा आधा अंगुल बढ़ाना है। अर्थात 13वें वर्ष में 12.5 अंगुल, 14वें वर्ष में 13 अंगुल, इस प्रकार से 20 वर्ष तक आते आते यह नेत्र 12 अंगुल का हो जाता है। और हम उसका जो छिद्र होता है, अग्रभाग में जो छिद्र होता है वो करकंदु प्रमाण का, मतलब बेर के प्रमाण का रखते हैं। अब जो बस्ती नेत्र का जो मूल भाग होता है उसकी मोटाई अंगुष्ठ प्रमाण में रखते हैं, और जो अग्रभाग होता है वो कनिष्ठिका प्रमाण में रखते हैं। और आकृति के लिए विशेष बात बताइए कि आकृति कैसी होनी चाहिए बस्ती नेत्र की? ऋजुनी गोपुच्छ समाकृति नहीं, मतलब ऋजु मतलब सीधा होना चाहिए, और गोपुच्छ समाकृति नहीं मतलब कि गोपुच्छ के समान आकृति वाला होना चाहिए। सुलक्षणानी, सुलक्षणा अर्थात चिकना होना चाहिए। स्यु गुलिका मुखानी, और जिसके मुख पर एक गुलिका, गुलिका मतलब ये जैसे बस्ती नेत्र है, ये बस्ती नेत्र, इसका मुंह थोड़ा सा आगे से ऐसा गोल होना चाहिए, गुलिका ये। और ये जो ये प्रमाण अंदर का बताया है नेत्र का,
इसमें ये मूंग का प्रमाण भी बताया, कलाई का प्रमाण भी बताया, करकंदू का भी बताया। ये अपनी उम्र के हिसाब से अलग अलग चेंज होता रहता है। अब इसके बाद ये बताते हैं जो कर्णिका बताई थी कि कर्णिका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नेत्र के ऊपर था वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो एक कर्णिका नेत्र के अग्रभाग चतुर्भाग मतलब अग्र चतुर्भाग पे होनी चाहिए, एवं जो दो कर्णिका शेष रही थी वो बस्ती निबंधन अर्थात जहाँ पर हम बस्ती पुटक को बांधते हैं वहाँ पर दो कर्णिका होनी चाहिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 कर्णिका बस्ती नेत्र में होनी चाहिए। अब बस्ती पुटक को देखेंगे। बस्ती पुटक अर्थात जो बस्ती नेत्र पे बांधने वाली थैली, अब उसको हम काय काय से बना सकते हैं। तो इसमें बताते हैं जराद गवो महिष हिरणो व शोकरो बस्ती अजस्य। अजस्य मतलब जराद, जराद मतलब बूढ़े, गवो, गवो मतलब बेल, बूढ़े बेर की बस्ती से बना सकते, या महिष की बस्ती मतलब कि भैंस, भैंस की बस्ती से बना सकते, हर हिरणों की बस्ती से, या फिर शोकर यानी सुअर की बस्ती से, या अजस्य मतलब बकरी की। तो अब इसमें बस्ती मतलब वही मूत्राशय से हम इसको बनाएंगे। अब इसमें गुण क्या होना चाहिए बस्ती पुटक में, तो ये होना चाहिए दृढ़ तनु नष्ट सिरो, उस पर सिराएं नहीं दिखनी चाहिए, और विगंध मतलब उससे गंध नहीं आनी चाहिए, कसाय रक्त उसका वर्ण होना चाहिए, और सुमृदु मतलब वो नरम होना चाहिए, और सुशुद्ध मतलब वो शुद्ध भी होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि निरु बस्ती की विधि क्या बताइए। इसमें निरु बस्ती यानी आस्थापन बस्ती। तो अब सबसे पहले हम योग्य अयोग्य पढ़ चुके हैं, तो हम पहला ये देखेंगे कि आस्थापन के योग्य पुरुष का ज्ञान कर ले कि ये आस्थापन के योग्य है। दोष बल भय का विचार कर ले, जो अभी हमने यहाँ पर नो परीक्षा विधि देखी थी। दोष औसत देश काल, साथ में अग्नि सत्व वय और बल जो हमने देखा था उनकी हम परीक्षा कर ले। और उसके बाद इनने एक विशेष समय बताया है शुक्ल पक्ष में नक्षत्र मुहूर्त देखकर, मतलब कि शुभ मुहूर्त देखकर समय देखकर हम बस्ती की प्लानिंग करें। और बस्ती कब देनी, जीर्ण अन्न एकाग्र मन व्यक्ति में निरु बस्ती का सेवन कराएं। अब बस्ती नेत्र का हम गुदा में प्रवेश किस प्रकार कराएंगे, तो इसमें बताते हैं बस्ती नेत्र के 1/4 भाग को मतलब 1/4 भाग जो चौथाई भाग है उसे सीधे पृष्ठ वंश के अनुसार मतलब पृष्ठ वंश के पैरेलल में करते हुए प्रवेश कराएं। अब ये बस्ती के प्रयोग से दोष कैसे बताते हैं। बस्ती के प्रयोग में दोष बताते हैं यदि नेत्र तिरछा करके प्रविष्ट कराएंगे तो धारा ठीक से प्रवेश नहीं करती है, और यदि नेत्र में चलन यानी नेत्र हम डालते हैं और उसके बाद उसमें चालन है, यदि उसे हिला डुलाते हैं तो व्रण होने का भय रहता है। यदि हम बस्ती को सने देते हैं मतलब कि बस्ती पुटक को धीरे से दबाते हैं तो बस्ती पक्वाशय तक नहीं पहुंचेगी, और पक्वाशय को मतलब पक्वाशय को भावित नहीं करेगी। यदि जल्दी दे देते हैं तो बस्ती वेग पूर्वक जाकर कंठ तक पहुंच सकती है और वमन तक हो सकता है। यदि अति शीतल बस्ती दे देते हैं तो स्तंभ कारक होती है, और यदि उष्ण बस्ती का प्रयोग करते हैं तो विदाय मोर्चा उत्पन्न कर सकती है, और अति स्निग्ध बस्ती का प्रयोग करते हैं तो जड़ता उत्पन्न कर सकती है, और रुक्ष बस्ती का अति रुक्ष बस्ती का प्रयोग करते हैं तो वात प्रकोप का भय रहता है, और अल्प मात्रा में यदि लवण का उपयोग करते हैं तो बस्ती का अयोग हो सकता है, और अति मात्रा में यदि लवण का प्रयोग करेंगे तो दाह और अतिसार का भय रहता है, और यदि बस्ती द्रव्य सांद्र हो तो छाम यानी क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। तो हम ध्यान रखें कि बस्ती का प्रयोग करने से पहले हम यह अच्छी प्रकार से परीक्षा कर ले कि इनमें से हमें इन बातों का ध्यान रख के बस्ती का प्रयोग करना है। एक क्वेश्चन आता है कि वाम पार्श्व में लेटाकर ही बस्ती क्यों दी जाती है। तो वाम पार्श्व में लेटाकर बस्ती इसलिए मतलब लेफ्ट साइड में लेटाकर बस्ती क्यों दी जाती है, तो इसमें घृणी एवं गुदा आश्रित होते हैं लेफ्ट साइड में, और गुद की बलिया द्वारा अवरोध भी नहीं होता है, और इस कारण हम वाम पार्श्व में लेटाकर बस्ती का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताते हैं कि यदि वीड यानी मल मल और वायु का वेग यदि बस्ती देते हुए बीच में ही आ जाए मतलब अर्ध बस्ती में ही आ जाए तो रोगी को मल त्याग के लिए जाने दे, एवं जो बसा हुआ बस्ती द्रव है
वह पुनः आप उसके आने पर प्रवेश कराए और फिर उत्तान लेटाकर उपादान यानी तकिया वगैरह लगाकर उसे लेटा दे ताकि वस्ती का वीर्य देह को प्राप्त हो सके। अब एक बात बताते हैं कि बस्ती जैसे अगर अनिल वात का हरण करना है तो एक बस्ती, पित्त का हरण करना है तो दो बस्ती, और कफ का हरण करना है तो तीन बस्ती की इनने उपयोगिता बताई। जैसे बताया एको अपकर्षत्य अनिलम स्व स्वमार्ग मार्गव और पित्तम द्वितीयस्तु और कफम तृतीय, मतलब वही जो एक बस्ती अनिल का अपकर्षण करेगी, दो बस्ती पित्त का करेगी और तीन बस्ती कफ का। ये हमारी आस्थापन बस्ती के लिए बताया गया है। अब बस्ती प्रत्यागमन पर कर्तव्य का मतलब बस्ती के वापस आ जाने पर क्या कर्तव्य करे, तो कोष्ण जल से व्यक्ति को स्नान कराना चाहिए एवं मांस रस के साथ साली चावल का भात का प्रयोग कराना चाहिए। अब अनुवासन बस्ती की विधि बताते हैं। अनुवासन बस्ती की विधि में बताते हैं निरू के बाद आहार के जीर्ण होने पर अर्थात जीर्णे तु सायं लघु च अल्प मात्रम भुक्तो अनुवासय परिब्रह्मणार्थ, यानी निरू बस्ती के बाद जो रुक्षता है उसको समाप्ति के लिए और ब्रह्मणार्थ मतलब ब्रह्मण करने के लिए जीर्णे तु सायं मतलब आहार जीर्ण होने पर शाम को लघु च अल्प मात्रम भुक्तो मतलब लघु और अल्प मात्रा में भोजन कराकर अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराए। अब हम इसमें बताएंगे कि तेल तेल जो हम उपयोग कर रहे हैं बस्ती के लिए वह अम्ल एवं वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध हो। और मात्रा कितनी रखेंगे, आस्थापन बस्ती की जो मात्रा थी उससे 1/4 1/4 भाग अपन तेल की मात्रा, यानी कि यदि 1 लीटर हम कवाथ ले रहे थे जो आस्थापन में प्रयोग कर रहे थे उसका हम 1/4 यानी 250 ml तेल हम इसमें अनुवासन बस्ती में प्रयोग करेंगे। बस्ती शीघ्र वापस न आ जाए इसलिए जो व्यक्ति है जिनको हम बस्ती दे रहे हैं उसके स्पिक पर पानी तल पर थपथपाएंगे और पाद अंगुल्य को युग्म में खींचेंगे और जो पार्षणी अंगुली एवं पीढ़िका है उसका स्नेहन कराएंगे एवं उसका मतलब मर्दन कराएंगे, उनका संवहन करेंगे और तकिया लगाकर पुरुष को सुखपूर्वक सोने को कहेंगे। इस प्रकार से अनुवासन बस्ती की ये विधि देखी हमने। नीरू बस्ती कल्पना, इसमें जो हम कसाय यानी कि जो क्वास ले रहे हैं वो 5 भाग लेंगे और इसने क्या लेंगे, इसमें बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति या पित्तज प्रकृति में उसका 1/6 भाग हम स्नेह का उपयोग करेंगे। यदि वातज प्रकृति है तो 1/4 भाग स्नेह का प्रयोग करेंगे और कफज में 1/8, मतलब इसमें आप क्रमशः कह सकते हैं कि वातज में 1/4 मतलब स्नेह सबसे ज़्यादा और पित्तज में 1/6 मतलब वातज से कम स्नेह और कफज में इसमें 1/8 मतलब कि पित्तज से भी कम स्नेह और पित्तज के समान ही हम स्वस्थ व्यक्ति में स्नेह का प्रयोग करते हैं। अब नीरुबस्ती की मात्रा पे आते हैं। मात्रा बताते इसमें एक वर्ष के व्यक्ति में आधा प्रतिशत मात्रा लेंगे और 12 वर्ष वाले में 6% लेंगे। तो 1 से 12 वर्ष तक हम आधा आधा प्रतिशत की मतलब हर वर्ष हम आधा आधा प्रतिशत की मात्रा की वृद्धि करते रहेंगे और 12 से 18 वर्ष तक हम 1-1% की मात्रा की वृद्धि करेंगे तो 18 वर्ष में जाकर 12% बस्ती की मात्रा हो जाती है और एक जो 18 के बाद 70 वर्ष तक 10% की मात्रा फिक्स कर दी जाती है। ये एक पॉइंट याद रखना अपन को कि बालक एवं वृद्ध पुरुषों में मृदु नीरू बस्ती का उपयोग करना चाहिए। और एक बताते हैं यहाँ पर कि उत्तर बस्ती अवस्था अनुसार भोज्य पदार्थ का उपयोग कराकर, मतलब कि यदि कफज है तो जूस का प्रयोग कराएंगे, पित्तज है पयो मतलब क्षीर या दुग्ध का प्रयोग कराना चाहिए और वातज है उसमें रस का प्रयोग, रस अर्थात मांस रस का प्रयोग कराना चाहिए और फिर उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं बस्ती के प्रकार एवं उनके जो कर्म है वो। अब इसमें बताते हैं दशमूल आदि नीरू बस्ती, ये इसमें त्रिस्नेह मतलब जो चतुर स्नेह वसा तेल मज्जा और घृत जो बताए गए हैं उसमें से त्रिस्नेह का उपयोग करते हैं और इसे सर्व अनिल व्याधि हरम कहा गया है। और स्थिर आदि नीरू बस्ती,
स्थिर आदि निरुबस्ती में लघु पुंचमल आदि का उपयोग करते हैं। और ये दीपन मास बलप्रद और चक्षु बलम, ये स्पेशल है इसका के चक्षु में बल कारक होती है। अब एरंड मूलादि निरुबस्ती, एरंड मूलादि निरुबस्ती का उपयोग हम करते हैं दीपन लेखन और कफ आवृत वात में उपयोग करते हैं, या फिर विड मूत्र वात ग्रह और सशूल। और आद्यमान अस्मरी शर्करा आनाह अर्श ग्रहणी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो मांस रस की बस्ती बताते हैं, उसमें मांस रस की बस्ती के प्रयोग से क्या होगा, बल मांस वर्ण रेतो अग्निवर्धक होती है, वो बल बढ़ाती है, शरीर में मांस को बढ़ाती है, आपके वर्ण को बढ़ाती है। और रेतो मतलब शुक्र एवं अग्निवर्धक होती है। और वो आंध्य एवं शिरोअल्ति मतलब अंधता एवं शिरोअल्ति में उपयोग की जाती है। अब इसके बाद जो पलाश बस्ती का उपयोग बताया है, वह बल वर्णकारी, बल और वर्ण को बढ़ाता है। और आनाह पार्श्व आमय योनि दोषान गुल्म गुल्मानुदावर्तरुजम मतलब वो आनाह में पार्श्व आमय में योनि दोष में एवं गुल्म और उदावर्त और रुजा यानी कष्ट में हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये यष्ट्या पयस्या बस्ती देखते हैं। इसमें हम मुलेठी एवं पयस्य का उपयोग करते हैं। तो ये वाली बस्ती अपनी वात रक्त वेश्वर्य जिसका स्वर बिगड़ा हुआ है और विसर्प में हितकारी होती है। और यष्ट्यादि निरुबस्ती, ये जो ऊपर वाली थी यष्ट्य पयस्य वाली बस्ती थी जो वात रक्त वेरस्य विसर्प में उपयोगी थी। और ये यष्ट्यादि जो निरुबस्ती है वो पित्त अमयान हंती मतलब पित्तज जो विकार है उनका नाश करती है एवं इसे संजीवनीयम बोला गया है पित्तज विकारों में। अब उसके बाद देखते हैं हम चंदनादि नीरु बस्ती। तो चंदनादि नीरु का बस्ती इसमें स्पेशल है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसे शीतल ही उपयोग करते हैं। और इसके प्रत्यागमन होने पर मतलब इसके निकल जाने पर स्नान कराकर धन्व रसशाली क्षीर आहार दे। और इसे एक स्पेशल क्या बोला गया है, सर्व आमयान पित्त कृतनिहंती मतलब पित्तज विकार का नाश करती है। और इसे सर्व आमयान मतलब सभी आमय का नाश करने वाला बोला है, मतलब अर्थात पित्त विकारों में यह चंदन आदि निरुबस्ती उपयोगी हो सकती है। और द्राक्षादि निरुबस्ती बताई गई है। द्राक्षादि निरुबस्ती के लिए क्या बताया है, पित्तरम विदद्यात यानी पित्त के नाश करना है तो हमें इस बस्ती का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें बताते हैं हत नाभि पार्श्व उत्तम देह दाह उदर दाह कृच्छ मूत्रे मतलब यहाँ पर नाभि पार्श्व और उत्तम मतलब के उत्तमांग में देह में यदि दाह हो रही है, जलन हो रही है, या फिर उदर में दाह हो रही है, या फिर कृच्छ मूत्रे और क्षीण छते रेतसी यानी कि शुक्र का यदि क्षीण हो गया है तो भी हम उपयोग कर सकते हैं। और नष्टे पित्त अतिसार, अतिसार में हम उपयोग कर सकते हैं। नराणाम प्रशस्ते मतलब के अतिसार वाले व्यक्ति को यह बस्ती प्रशस्त है। द्राक्षादि निरुबस्ती। कोशात्यादि निरुबस्ती, इसको हम उपयोग करते कफ रोग में मंदाग्नि एवं असन द्वेष यानी कि भोजन से द्वेष होने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब पटोलादि बस्ती का प्रयोग बताते, इसे भी हम कफ रोग मंदाग्नि एवं अरुचि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोशात के आदि का प्रयोग कफ रोग मंदाग्नि और असन द्वेष में, और पटोलादि कफ रोग मंदाग्नि एवं अरुचि में प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बताते हैं पंचमूलादि बस्ती। इसमें हम दोनों पंचमूला का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे हम कफज विकार में उपयोग करते हैं। पांडु रोग अल्सक आम दोष इसमें हम याद रखें कि आम दोष में उपयोग करते हैं। मारुत मूत्र संग घोर अत्यल्प आटोप, एक आटोप भी स्पेशल इसमें कि अगर बहुत अधिक मात्रा में यदि आटोप उत्पन्न है तो हमें पंचमूला आदि बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब रासना आदि निरुबस्ती का प्रयोग कब बता रहे, रासना आदि निरुबस्ती एक स्पेशल आई है, इसमें क्रमी कुष्ठ में उपयोग कर रहे हैं इसका। और भ्रग्न उदर जीर्ण कफ आतुरेभ्य मतलब कफज रोग में इसका उपयोग कर रहे हैं। और या फिर रुक्ष औषध से अपतर्पित यानी कि रुक्ष औषध से जो व्यक्ति में थोड़ी सी बल की हानि हुई है उसमें हम कर सकते हैं। और निहंत्यवातम, यह वात का नाश करती है। ज्वलनम प्रदीप्तम मतलब के अग्नि को प्रदीप्त करती है।
और विजिप्त रोगात बलम करोति, यानी रोगों पर विजय प्राप्त कर व्यक्ति में बल की उत्पत्ति कराती है। अब पुनर्नवादि निरुवस्ति का प्रयोग बताएंगे। तो पुनर्नवादि निरुवस्ति विधि नाम विधि जज्य, मतलब कि जो विधि को जानने वाले विधि पूर्वक यदि पुनर्नवादि निरुवस्ति का प्रयोग करते हैं तो सर्व संसर्गकृत आमय गण, यानी कि सारे दोषों से मिलकर भी यदि कोई आमय है यानी कि कोई रोग है तो उसका भी वह नाश करती है। निरुवस्ति की संख्या, अब इसमें बताते हमने जो अभी पढ़ा था पहले कि वातज में 1 बस्ती निरुवस्ति और पित्तज में 2 और कफज में 3। अब ये फिर से उसी बात को बता रहे कि वातज समअंश वाली स्निग्ध उष्ण, मतलब बस्ती का गुण कैसा होना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण एक निरुवस्ति की कल्पना करेंगे हम, मतलब एक निरुवस्ति देंगे। पित्तज व्याधि में स्वादु शीतोपयसा यानी मधुर गुण वाली शीत बस्ती एवं पयस यानी दुग्ध युक्त बस्ती का प्रयोग करेंगे और ये 2 नीरू का उपयोग करेंगे। और कफज व्याधि में समूत्र कटुकोष्ण, मतलब के मूत्र युक्त कटु एवं उष्ण एवं तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करेंगे और ये बस्ती के हम नंबर रखेंगे 3 नीरू बस्ती का प्रयोग करेंगे। और इससे अधिक मतलब कि 3 नीरू बस्ती से हम उससे ज़्यादा नीरू बस्ती का प्रयोग निरंतर नहीं करेंगे, क्योंकि नीरू बस्ती रुक्षता उत्पन्न कर देगी। मतलब बोला भी गया है कि नीरू न परम विधेया, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में नीरू बस्ती का प्रयोग न करें। अब अनुवासन के बारे में बताते हैं। अनुवासन में पहले बढ़ाते रसेन वाते प्रति भोजनम, मतलब कि यदि वातज व्याधि है तो रसेन यानी मांस रस का प्रतिभोजन कराना है। और स्यात क्षीरेण पित्ते, अर्थात पित्तज व्याधि में दुग्ध आदि का प्रयोग कराना है। और तू कफे तु यूषा, तो मतलब कि कफ व्याधि में हमें यूष का प्रयोग कराना है। तथा अनुवासयेषु, मतलब अनुवासन में। और अब हम अनुवासन प्रस्ति में जो तेल का उपयोग कर रहे हैं वो अब उसके लिए भी इनने बताया है कि अलग अलग औषध से सिद्ध होना चाहिए। जैसे वातज व्याधि में बिल्व तेलम स्यात् और पित्तज व्याधि में जीवनीय गण की जो औषध बताई गई है, जैसे जीवक, ऋष्वक, जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली आदि, इन द्रव्यों से सिद्ध औषध से हमें बस्ती का प्रयोग करना है। और फलसादित यानी मदन फल आदि जो कफज नाशक औषध द्रव्य है उनसे सिद्ध बस्ती का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात नीरू के पश्चात उपरोक्त आहार विहार का सेवन करें। और मतलब नीरू के पश्चात नीरू बस्ती देने के बाद हमें जो ऊपर जैसे मांस रस वातज में, पित्तज में क्षीर यानी दुग्ध का और कफ में यूष, इनका हमें प्रयोग कराना है। और दोष अनुसार हमें सिद्ध तेल का उपयोग कराना है। इस प्रकार हमारा यह तृतीय चैप्टर समाप्त होता है।